सर वजह कुछ भी रही हो ऐसे कहकर बात बनेगी नहीं। वजहों जी। पर भी गौर करना पड़ेगा सर। कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई ना कोई एजेंडा तो था पुरानी सरकारों का, जो एलएसी के आसपास आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं। जिससे सबसे ज्यादा खतरा था जिस दुश्मन से, उसी एलएसी के आसपास आपने इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं बढ़ाया। वो डीबीओ जो सर एयर स्ट्रिप है, दौलत बेग ओल्डी, बेग दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग मैं ओल्डी जो मैं एयर स्ट्रिप है सर, अंजू, वो मैं कब उस से तैयार थी? दौलत बेग ओल्डी में गया हुआ हूं, मैं खुद पर्सनली। हाँ। तो सर वो तो कब से बनकर तैयार थी, लेकिन वो कांग्रेस के जमाने में उसको वहां से ऑपरेट करने की या रीएक्टिवेट करने की परमिशन ही नहीं मिली। आप बताइए वो पूरा क्या मामला था, क्योंकि खुद एयर देखो चीफ बारबुरा ने वहां पर देखो। जहाज उतारा था ना बिना परमिशन के। हाँ, तो हाँ। ये नौबत क्यों आई 2008 में? देखिए क्या हुआ था, ये 1962 का ये एएलजी है, दुनिया का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड इन द वर्ल्ड। 16,000 फुट से ज्यादा ऊंचाई है इसकी। इसको 1965 में हमने बंद कर दिया। कारण ये जो उस समय थे वही बता पाएंगे। हमने इसको बंद कर दिया। देखिए, अधिकतर चीजें जो हम उस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास कर रहे थे, ये जिन जिन लोगों की संतानें अब ये कह रही हैं कि हम डर गए चीन से, डर गए चीन से, वो वहां पर हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, इस वजह से कि कहीं चीन वाले, पहली बात, नाराज ना हो जाएं, और कहीं चीन वाले दूसरी बात इसका खुद इस्तेमाल ना कर लें। हाँ, मतलब चीन और वाले यही, अंदर आ जाएंगे अटैक करते हुए और हाँ, इस तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर वो का इस्तेमाल खुद करते यूज कर लेंगे, यूज मतलब ये, इट इज ए स्टूपिड लॉजिक, लेकिन यही था लॉजिक। मुझे पता है क्योंकि मैं अरुणाचल भी देखा है, 80s में भी देखा है और अभी भी देखा है। तो ये बदलाव आया है, उसकी वजह से अब दौलत बेग ओल्डी जो था उसको 1965 में बंद कर दिया। उसके बाद लगातार इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि वहां से ना एक बहुत बड़ा लॉजिस्टिक्स का बड़ा भारी इशू था, तो दौलत बेग ओल्डी में जाकर के लैंड करने की जरूरत थी, क्योंकि जो फोर्सेस वहां डिप्लॉयड हैं उनके पास लॉजिस्टिक्स पहुंचना बड़ा मुश्किल काम था। 2-2 3-3 दिन ले से बाई रोड लगते थे, वो भी मैं बताऊंगा कि रोड भी क्या हुआ आगे। तो फिर इन्होंने इसको एक्टिवेट करने की, कहा जाता है कि कई दफा परमिशन ली, मांगी, और हर बार, चाहे वो ब्यूरोक्रेट ने मना किया हो या उनको राजनेताओं का शय हो या किसने मना किया हो, सिर्फ इस बात से कि चाइनीज नाराज ना हो जाएं, हैं। हमने उस दौलत बेग ओल्डी को एक्टिवेट करने में झिझक दिखाई। फिर ये जिन एयर मार्शल बारबरा की बात आप कर रही हैं, वो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स थे। इन्होंने ईस्टर्न एयर कमांड और वेस्टर्न एयर कमांड दोनों में सीएनसी की भूमिका निभाई है। 2008 में इन्होंने बिना किसी लिखित परमिशन के स्वयं, ये भी नहीं कि उन्होंने तुम चले जाओ, स्वयं एक AN-32 जो कि इंडियन एयरफोर्स का एक एक इंपॉर्टेंट मालवाहक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसको उस दौलत बेग ओल्डी में जाकर के लैंड किया। और आज उसी लैंडिंग की वजह से मैं इस एयर मार्शल को जितना भी सल्यूट करूं उतना कम है। आज उस एयर मार्शल की वजह से, जिसने की परवाह नहीं करी सरकार की, क्योंकि अगर वो पूछते तो तुरंत बोल देते वो नो। वो मनमोहन सिंह जी को और कुछ तो बोलना आता नहीं था, वो सिर्फ इसी में ना कर देते थे बस। तो अब जब ये लैंड हुआ उसके बाद इसको हमने डेवलप किया 2014 के बाद, और आज वहां पर हेवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट लैंड होते हैं, जिसकी वजह से जो वहां हमारे ट्रूप्स वहां पर हैं, उनको लॉजिस्टिकली उनको हम देखभाल कर सकते हैं। दूसरी बात, दौलत बेग ओल्डी जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसको भी डोमिनेट करता है। दौलत बेग ओल्डी जो है वो बिल्कुल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक है, और ईस्टर्न लद्दाख में एक बहुत इंपॉर्टेंट, हालांकि वहां पर हमारे पास एक अच्छा एयरबेस है जिसके बारे में बात की जा सकती है बाद में, लेकिन 16,000 फुट के ऊपर आज आपके पास एक बहुत बेहतरीन जगह है, जिससे कि आप एक, वन, वहां पर डोमिनेट कर सकते हैं, टू, वहां पर ट्रुप बिल्डअप हो सकता है, एंड थ्री, लॉजिस्टिक्स जो हमारे ट्रूप्स वहां पर हैं वो उनकी उनकी देखभाल हो सकती है। और सिर्फ इस वजह से कि एक व्यक्ति ने एक किसी आदेश की प्रतीक्षा न करते हुए स्वयं जाकर के
ये भी नहीं किसी और को कहा हो, स्वयं जाकर के वहां पर लैंडिंग करी। तो ये एक बहुत ही मुझे लगता है बड़ी बात रही और इससे देश को बहुत जबरदस्त फायदा होने वाला है। दूसरी चीज जो मैं जो बता रहा था, लेह से डीबीओ का जो था 2 ढाई दिन का समय लगता था जब हम लोग वहां हुआ करते थे। एक रोड 2000 में जब इससे पहले वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो वाजपेयी उसको प्रपोज किया गया था। डीएसडीबीओ रोड कहलाती थी, दरबुक शौक दौलत बेग ओल्डी रोड। और वो हम्म, 2019 में जाकर के अभी हमने उसका 2011 तक बनना था, वो कोई वजूहत रही होंगी क्यों नहीं बन पाया, फिर उसके बारे में हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब 2019 में वो रोड भी बनके तैयार हो गई है। तो आज दौलत बेग ओल्डी एक हमारा इंपॉर्टेंट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है, जहां पर कि हमारे बड़े से बड़े ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं। ट्रूप बिल्डअप आसान हो गया है। और दौलत तो मैं बता रहा था कि दौलत बेग ओल्डी को रोड से जब दरबुक शौक डीबीओ रोड बनाई गई, उससे पहले डीबीओ पहुंचने के लिए 2 से ढाई दिन का समय लगता था लेह से। उस रोड के कंप्लीशन के बाद वो जो डिस्टेंस है वो 6 घंटे का डिस्टेंस रह गया है। ये बहुत बड़ी मुझे लगता है अचीवमेंट है। और ये जो चीज थी, ये हमेशा से सिर्फ इस घबराहट में कि चाइनीज नाराज ना हो जाए या चीन की तरफ से कोई और इसके रेपरकशन नहीं हो जाए, या वो इसका कोई वो, जब ये रोड बन के तैयार हुए, जब वो ब्रिज बने हैं, 16 ब्रिज, पता नहीं कितने ब्रिजेस इन्होंने इसको बनाए हुए, तब चाइना को परेशानी हुई थी और उस परेशानी का हमने जवाब दिया। और ये जवाब परेशानी का उस समय भी दिया जा सकता था। ऐसी बात नहीं है, इंडियन आर्मी कभी भी इस बुरी परिस्थिति में नहीं थी कि हम चाइना को कुछ ना कह सकें। 1967 में चोला नथुला में हमने उनको करके दिखाया किस हम्म, प्रकार से चाइनीज को खदेड़ा। वो भी उसमें भी गवर्नमेंट की मंशा नहीं थी, जनरल सगत सिंह ने अपने लेवल पे वो काम करके दिखाया था। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास और लाइन ऑफ कंट्रोल के पास हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट भारत की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस पे पड़ रहा है। और आज हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इतना नजदीक जहाज उड़ा करके जहाज लैंड कर पा रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ एक ही है कि हमने वहां पर उन जगहों पर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना मजबूत बना लिया है कि हम ये चीज करने में सक्षम हैं। क्लियर मैसेजिंग टू चाइना। सर, जो लोग आजकल चाइना के प्रोपेगेंडे को चलाते हैं या हमारे एक्स आर्मी चीफ की किताब को लेकर प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि यहाँ चीनी सैनिक घुस आए, वहां घुस आए, उनके टैंक जो थे वो कैलाश रिज पर चल रहे थे वगैरह वगैरह, आजकल सेना को टारगेट करते हैं, सेना के काबिलियत पर सवाल उठाते हैं। सर, वो लोग इतिहास नहीं पढ़ते कि उनके उनकी दादी के जमाने में क्या हुआ, उनके नाना बड़ नाना के जमाने में क्या हुआ, ये सब चीजें वो नहीं देखते क्या? आप इतिहास की बात कर रही हैं, उनमें से कुछ जो उनके मेन स्पीकर्स हैं वो कल क्या हुआ वो नहीं देखते, तो वो तो कहां से देखेंगे। ये बात पूरी दुनिया को पता है कि जब उनसे बजट के बारे में पूछा जाता है तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता है, क्योंकि पहले एक लाल रंग की किताब लेके घूम रहे थे, अब जनरल नरवणे की किताब लेकर के घूम रहे हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि अगर आपको चीन के खिलाफ भारत का इतिहास समझना है तो इस बात से समझना पड़ेगा, 40,000 लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी आज चीन के कब्जे में है। और ये तमाम कब्जा 100% कब्जा जो है वो उन उन लोगों के जमाने में हुआ है जिनके जिनके बारे में बातचीत कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस जनरल की किताब लेकर के वो घूम रहे हैं, उसी जनरल ने जब वो स्टिल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, तब उन्होंने कहा था टीवी पे सबके सामने आके, 1 मिलीमीटर लैंड भी भारत की चीन के कब्जे में नहीं है। गलवान में हम लोगों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के उस ओर जाके उनको ठोका। इसी प्रकार बिल- से अरुणाचल प्रदेश में हमने उनको ठोका। और बाद उसके अगर कोई ये कहे कि हमारे सैनिक क्या कर रहे हैं हमारे ये, तो ये जो प्रयास उनका है कि भारतीय सेना के ऊपर एक उंगली उठा सकें, ये बताने के लिए कि ये सेना आज के डिस्पेंसेशन की वजह से उतने बेहतरीन तरीके से काम नहीं कर रही है, कि कोई सफल नहीं होने वाला है। आज
पुलवामा की जयंती, पुलवामा की अटैक का दिन है, और जो हमने इनका जवाब दिया था वो सारी दुनिया को पता है। तो आप इस बात को निश्चिंत रहें कि भारतीय सेना, चीन हो या पाकिस्तान या कोई और अटलांटिक ओशन के पार, उनको सबको सही जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। आज असम में हमने इस चीज को एक मैसेज कर दिया और हर जगह हम इस मैसेज को दे रहे हैं। आपको सेना पर भरोसा करने की कुव्वत चाहिए। आप सेना के ऊपर इस प्रकार से आक्षेप लगा नहीं, नहीं, करके कहीं निकल नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, लेकिन क्या करें ना, वो किसी और का प्रोपेगेंडा लेकर चलते हैं, किसी और की ट्यूशन जो है उस पर चलते हैं, तो उनका वो कभी नहीं सुधरेंगे, वो ऐसे ही प्रोपेगेंडे करेंगे। भरोसा हमें अपनी आर्म्ड फोर्सेस पर है, क्योंकि मैं और आप जिस वातावरण में बैठकर इस वक्त बात कर रहे हैं, वो इसीलिए संभव हो पाया है क्योंकि हमारे सैनिक सियाचिन में खड़े हैं इस वक्त सर, -60 डिग्री के टेम्परेचर में। हमारे सैनिक जम्मू कश्मीर में तैनात हैं, इधर उत्तर पूर्व के बॉर्डर पर तैनात हैं, वो वहां पर खड़े हैं, तो हम सुरक्षित हैं, ये हम सब देशवासी समझते हैं। वो लाख सवाल उठाए सर, उससे कुछ नहीं होने वाला। वो सवाल उठा उठाकर उनका क्या हाल होगा ये भी दुनिया जानती है। हाँ, लेकिन जिस तरीके से हमने आज अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और दिखा दिया है कि हमारे जो रोड्स हैं वो इतने काबिल बनाए गए, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि इमरजेंसी के दौरान हमारे राफेल और लड़ाकू विमान सुखोई वहां पर लैंडिंग भी कर सकते हैं, वहां से उड़ान भी भर सकते हैं। और ये जितने भी हमारे बॉर्डर स्टेट्स हैं सर, वहां सब पर, सब जगहों पर ऐसे ही रोड, ऐसे हाईवे बनाए गए हैं। अभी उत्तर प्रदेश में भी एक्सप्रेस वे पर इसी तरह का मुजाहरा किया गया था। तो ये सब कुछ भारत की ताकत दिखाता है, और बांग्लादेश, चाइना और पाकिस्तान को तो मिर्ची लगेगी लगेगी। तो अब देखते हैं किस तरह के रिएक्शन और आते हैं। लेकिन आपने सर समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर बहुत अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद, जय भारत।